स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने साइंस का डीजे। बच्चों, वन शॉट सीरीज में क्लास 10th में हम दो चैप्टर कवर कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा फिजिक्स का ही दूसरा चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वी हैव कवर्ड सो फार. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. तो आज इसकी वन शॉट वीडियो में आपके लिए शुरू कर रहा हूं बच्चों। चलिए इसका आनंद लेते हैं और इसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने आने वाले बोर्ड के हिसाब से बड़ा आसान बनाते हैं। अब बच्चों में आपको एक और जानकारी, बड़े मजेदार आपके फायदे की चीज आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं हम लाइव। जो भी आपका बीच में गैप है, जैसे मैथ्स में जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में गैप है, उसमें बीच में लाइव सेशन होंगे प्रियांशु सर के। आप उससे जुड़ेंगे और मैथ की अपनी सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी क्विक रिवीजन ले सकते हैं। पूरा थ्रू आउट जितना भी टाइम गैप है, 2 दिन 4 दिन 3 दिन का, उसमें लाइव क्लास चलेगी 4 से 9 बजे के बीच में। और इसी तरीके से आपके साइंस के लिए लाइव क्लासेस चलेंगी, वो मैं लूंगा आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। ठीक है। और इसी तरीके से 11th और सॉरी 12th के बोर्ड के लिए भी, जो भी आपके भाई बहन हो उनको भी बताएं कि उनके लिए भी सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सभी के लिए लाइव क्लासेस चलेंगी क्लास 12th के लिए। तो ये बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस पूरे के पूरे इस हापुड़ रीजन में, इस एनसीआर रीजन में इस तरीके के आपके साथ जुड़ने के लिए कोई चीज नहीं है। तो बेस्ट मजा लीजिए, फ्री में जुड़िए और अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को अपने लिए आसान बनाइए और बढ़िया स्कोर कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले इसमें हम आई के पूरे के पूरे डायग्राम को समझते हैं, उसकी डिफरेंट लेयर्स को समझते हैं, जो आपके लिए बड़ा आसान होगा। बनाने की कोशिश करता हूं मैं आसान। सॉरी, गलत दब गया। थीम चेंज करना है हमें, बैकग्राउंड। देखिए बच्चों जी, अब हम शुरू करते हैं इसके डायग्राम के साथ और इसकी एक एक वैल्यू को समझते हैं। देखिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और बड़े आसान तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं इसको आपके सामने रखूं। तो इसकी सबसे, ये बाहर की लेयर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, जो अभी मैं आपके सामने बना रहा हूं। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और इस लेयर का नाम है आपका स्क्लेरॉइड. So this is the first layer of eye and that is scleroid. अब इस स्क्लेरॉइड के दो हिस्से होते हैं, वन इज एंटीरियर पोर्शन एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पोर्शन. एंटीरियर पोर्शन को हम नाम देते हैं कॉर्निया, ये वाइट कलर का होता है और इसका काम है कॉर्निया का बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग करना, ये कॉर्निया का काम है। ठीक है जी। और जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको हम स्क्लेरॉइड भी कहते हैं और इसका काम है प्रोटेक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट लेयर और उसके अलग अलग हिस्सों के हमने नाम पढ़े और उसके बारे में बताया कि एग्जैक्टली वो है क्या। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर की। तो दूसरी लेयर है बच्चों आपका, दैट इज कोरोइड, और कोरोइड की इस लेयर को हम शो कर रहे हैं. सो दिस इज द सेकंड लेयर एंड दिस सेकंड लेयर इज कोरोइड.
ठीक है जी। तो अब जब सेकंड लेयर की हम बात कर रहे हैं तो सेकंड लेयर हो गई कोरोइड। अब कोरोइड लेयर जो है ये दैट इज सेकंड लेयर ऑफ आई एंड दैट इज कोरोइड। अब कोरोइड जो है ये कोरोइड लेयर है दैट हैज द ब्लड सप्लाई। इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है और ये दो पार्ट में बटी हुई होती है। और वो दो पार्ट हैं, एक है आपका आइरिस और एक है सीलियरी बॉडी और सीलियरी मसल्स। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाया गया है दैट इज आइरिस और ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं दैट इज सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स, ये सीलियरी मसल्स हो गया। आइरिस जो होता है दैट इज पिगमेंटेड पार्ट। पिगमेंटेड, इसमें कलर्ड होता है ये पार्ट। और इसी की वजह से हमारी आई के डिफरेंट कलर होते हैं कि जी ब्लू कलर आईज, ब्राउन आईज, ब्लैक आईज, कंजी आंखें, इस तरीके से आपने अलग अलग कलर पढ़े होंगे। सो दैट इज ड्यू टू दिस आइरिस। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो आपको ध्यान में रखनी है। गैप बिटवीन आइरिस उसको हम कहते हैं प्यूपिल। एंड प्यूपिल रेगुलेट amount of light entering into eye, entering into eye। हमारी आई में कितना अमाउंट लाइट का एंटर होना है ये प्यूपिल डिसाइड करता है। तो बेसिकली ये गैप ही क्या कहलाता है, दैट इज प्यूपिल। और ये आइरिस के बीच में गैप ही कम ज्यादा होगा। जब हमारे पास एनवायरनमेंट में ज्यादा लाइट है तो ये पास पास होंगे और जब लाइट कम है तो ये दूर दूर होंगे। यानी कि लाइट जानी उतनी ही है जितनी हमारी आंख को डैमेज ना करे और आंख के लिए जरूरी है, ना कम ना ज्यादा। दैट कांस्टेंट अमाउंट is to be maintained, that constant amount of light is to be maintained by this iris part। अब जो ये सीलियरी मसल्स हैं इन सीलियरी मसल्स से निकली हुई होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो इस तरीके से ये जो हमने बनाए हैं दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये हैं आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स और इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स से टंगा हुआ होता है हमारा लेंस। तो इससे हमारा ये लेंस हो गया जो कि बाइकॉनकेव है। ये लेंस हो गया दैट इज बाइकॉनकेव। ठीक है जी। अब इन सस्पेंसरी सीलियरी बॉडी का काम क्या होता है, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। दैट इज इनका काम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। दैट मीन्स टू रेगुलेट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को रेगुलेट करना, दिस इज द जॉब ऑफ दिस सस्पेंसरी लिगामेंट। अब सस्पेंसरी लिगामेंट जब खिंच जाएंगे, जब, तो ये इस तरीके से पतला हो जाएगा लेंस और हम दूर का देख पाएंगे, डिस्टेंट विजन। और जब इसकी गोलाई ज्यादा होगी, रिलैक्स करेंगे वो, तो हम पास का देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका गोलाई है लेंस की, इसको बदलने का काम, इसमें फोकल लेंथ को अल्टर करने का काम ये किसका है, ये सीलियरी बॉडी का है। तो ये दूसरा हिस्सा हुआ हमारा, जिस दूसरी लेयर हुई जिसका नाम हुआ हमारा कोरोइड और उसके दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरा आता है जी हमारा, दैट इज रेटिना। तीसरी लेयर है ये। तो तीसरी लेयर की बात करते हैं हम। ये हम तीसरी लेयर बना रहे हैं, रेटिना। तो दिस इज द थर्ड लेयर दैट इज रेटिना, दैट इज
फोटो सेंसिटिव लेयर, फोटो सेंसिटिव layer, and this is retina. This retina is made up of two photosensitive pigments. One is rods and second is cones. तो ये रोड्स और कोन्स नाम के दो सेंसिटिव पिगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। रोड्स का काम होता है हमें दिन में देखने में मदद, यानी कि ब्लैक एंड वाइट और डिम लाइट विजन में हेल्प करता है ये। और जो कॉन्स हैं वो हमें ब्राइट लाइट में देखने में और कलर्ड विजन को देखने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमें किस तरीके के विजन को देखने में मदद करते हैं। जस्ट लेंस के जस्ट सामने की तरफ एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे को हम कहते हैं येलो स्पॉट एंड इमेज फॉर्म्ड हियर। यहीं पर इमेज बनती है इस येलो स्पॉट पर। ये आपका हिस्सा हो गया वो जो ऑप्टिक नर्व कहलाता है, ये दैट इज ऑप्टिक नर्व, जो कि विजुअल एरिया को, ब्रेन को मैसेज लेकर जाता है। बिल्कुल इसके कोने पर यहाँ पर एक और स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, दैट इज नो विजन हियर। यहाँ पर कोई विजन नहीं होता, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर रोड्स कॉन्स नहीं होते हैं और ये बिल्कुल जहां से ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट होती है बिल्कुल उस जगह पर ये पाया जाता है। और ये हिस्सा हो गया हमारा वाइट कॉर्निया। कॉर्निया, जो ये वाइट हिस्सा आप देख रहे हैं, इसका काम बेंडिंग है और ये आपका पार्ट है फर्स्ट लेयर स्क्लेरॉइड का। तो इस तरीके से ये तीन लेयर हैं, जो ये तीन लेयर पूरी मिलकर आपका आई की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और इनके हमने स्ट्रक्चर को भी समझा और साथ के साथ इनके पार्ट्स जो हैं उनको भी समझा। अब हम वापस डायग्राम जो बुक में है उसकी तरफ चलते हैं। इसके मेन हिस्सों को मैंने आपको बताया, समझाया। अब उसी के बेसिस को हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए सेम वही सारी चीजें आप देखेंगे तो इसमें दे रखी हैं, बस कुछ चीजें अलग हैं जिनको हम बात करेंगे, अभी फोकस करेंगे। देखिए सेम हमारा आ गया कॉर्निया। कॉर्निया के आगे हमारा आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, सीलियरी मसल्स हो गई, रेटिना हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया। अब देखिए दो चीजें आपको अलग है, एक तो एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? ये है आपका लिक्विड प्रेजेंट इन द गैप बिटवीन कॉर्निया, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। इसी तरीके से विट्रस ह्यूमर, दैट इज लिक्विड प्रेजेंट इन द गैप बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो ये दो अलग अलग चीजें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसका नाम विट्रस ह्यूमर, इसका नाम एक्वस ह्यूमर। अब इन दोनों के काम क्या है? इसका काम है टू नरिश कॉर्निया एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लेंस। और इसका काम है टू मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल। पहला। और दूसरा इसका काम है टू नरिश द posterior part
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेंस, लेंस के पोस्टीरियर पार्ट को मेंटेन करना, उसको नरिश करना। तो इस तरीके से ये आपके सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए, समझ लिए। अब देखिए यही सब चीजें इसके अंदर दी हुई हैं, एक जल्दी से रिव्यू लेते हैं। ये आपने सारी चीजें मेंशन कर ली होंगी, नोट कर ली होंगी। लेट्स मेक देम अंडरस्टैंड, और बेहतर ढंग से जो बुक के अंदर दिया हुआ है उसको बेसिस को समझते हैं। देखिए बच्चों कि भाई ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए देखिए हमारे पास ये है ह्यूमन आईज लाइक अ कैमरा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इस तरीके की चीजें एमसीक्यू बेस्ड बन जाती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। सो ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। तो इसके अंदर इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन रेटिना। और जो ये इमेज बनेगी बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन स्क्रीन क्या है, स्क्रीन रेटिना है। तो ये एनालॉगस हो गए, इधर कैमरा, कैमरा इज एनालॉगस टू ह्यूमन आई। दूसरा हो गया आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, स्क्रीन हो गई रेटिना। तो ये एमसीक्यू के बड़े अच्छे सोर्स हैं, इनको उसी तरीके से ध्यान में रखें। देखिए जी, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। अब इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट पार्ट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ठीक है जी, द ठीक है। और इसका काम मैंने कॉर्निया का आपको बता ही दिया है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज को बेंड करने का काम इस कॉर्निया का होता है, बेंड करके उनको डायरेक्ट करना लेंस की तरफ, दैट इज द जॉब ऑफ दिस कॉर्निया। उसके बाद आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, आई बॉल, बॉल इसीलिए कह रहे हैं, और इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कुछ नहीं पता क्या पूछ लिया जाए एमसीक्यू में, इसलिए हर फेज को, हर पॉइंट को अच्छे तरीके से हमें अपने दिमाग में रखना है। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। चलिए आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज, अब इसके बाद देखिए आई बॉल, ये बॉल के समान हो गई, अभी हमने पढ़ा था। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। देखो ये आ गया ना, ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है यहाँ पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। अब ये है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये एडजस्टमेंट कौन करता है, ये करती है सीलियरी मसल्स। ये एडजस्टमेंट सीलियरी मसल्स करते हैं, और लेंस उसको डायरेक्ट कर देता है इमेज बनाने के लिए रेटिना पर, स्क्रीन पर। अब यहां पर तीसरे हिस्से की बात आती है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो ये लोकेशन हो गई, लोकेशन ऑफ आइरिस। बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंटली इसको मार्क कर लें क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों पर बोर्ड में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आइरिस डार्क मस्कुलर डायाफ्राम, तो ऐसे भी पूछा जाता है तो भाई, अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम इन आई इज आइरिस कॉर्निया, चार ऑप्शन दे दिए। तो ये फिर आपको एक एमसीक्यू के लिए जानदार हो गया। अब इसका काम क्या है, देखिए स्पेशली दे दिया इन्होंने, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल। ठीक है जी, और प्यूपिल का काम क्या है, आइरिस का काम तो हो गया टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, और प्यूपिल का क्या काम हो गया, क्योंकि दोनों एक रहते हुए भी थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। तो प्यूपिल का क्या काम है, द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो ये दो अलग अलग बातें हैं बच्चों जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपको एग्जाम में बार बार दिमाग में रखना है, लिख लिख कर इसको कोऑर्डिनेट करना है ताकि आप अपना बेस्ट एग्जाम दे पाए। तो प्यूपिल का काम क्या हो गया, रेगुलेट द कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों,
नेक्स्ट कह रहे हैं ये कि आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज, अभी मैंने आपको बताया रेटिना के ऊपर। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेटिना डेलिकेट मेम्ब्रेन है हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स ही अभी मैंने आपको बताई रोड्स हैं और कॉन्स हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि रोड्स ब्लैक एंड व्हाइट एंड डिम लाइट विजन के लिए है, डिम लाइट विजन, और जो कॉन्स हैं दीज आर फॉर कलर्ड एंड ब्राइट लाइट विजन, ब्राइट लाइट विजन के लिए है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए लाइट सेंसिटिव सेल्स, अब ये कैसे इमेज बनती है उसका पूरा दे रखा है 2 नंबर के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो उसके बाद जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये हो गया आएगा आपका दूसरा स्टेप, फ्लो चार्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तीसरा दीज सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व, ब्रेन के थ्रू ये भेज दिए गए, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज दिए गए। ब्रेन इंटरप्रिटेट करेगा दीज सिग्नल्स को, इंटरप्रिटेशन करने के बाद फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड देन फाइनली सो दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट दैट दे आर, और हम उसको देख पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां से लेकर यहां तक का ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ विजन, mechanism of vision, and that's a very important competency based question for 2014 of 2 marks। ये 2 मार्क्स के लिए एक बड़ा बढ़िया आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको बच्चों ध्यान में रखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी कि रोड्स और कॉन्स पर जैसे ही लाइट पड़ती है डायरेक्ट होकर, भाई लेंस के थ्रू डायरेक्ट होकर वो पहुंचा दी गई इन रेटिना के ऊपर, तो तुरंत ये इल्यूमिनेशन की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाने की वजह से ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिन्हें हम इम्पल्सिस कहते हैं या नर्व इम्पल्स कहते हैं, और ये तुरंत ब्रेन को ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजा जाता है। वहां ब्रेन विजुअल एरिया में पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंच गया इंटरप्रिटेट करता है इसको, और फाइनली उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम परसीव करते हैं, हम देखना शुरू करते हैं, हमें उसका आभास होता है, वी कैन इजीली सी दैट ऑब्जेक्ट। तो हमने अलग अलग एंगल से आई के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को समझा और उनको ढंग से महसूस किया, और उनके नोट्स के लिए आपको आसान तरीका मैंने समझाया बताया। इनको आप बार बार लिखें क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो किसी भी बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी मैंने आपको समझाया था कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज नोन एज एकोमोडेशन। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन बेसिकली क्या है, सिंपल सी बात है कि लेंस की हमारे पास का देख रहे हैं हम या दूर का देख रहे हैं, उसके बेसिस पर लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जब ये इस तरीके से चपटा हो जाएगा, मतलब गोलाई इसकी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि हम पास का देखने के लिए हमारा लेंस मॉडिफाई हो गया है, और इस तरीके से पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो हमारा लेंस दूर का देखने के लिए, अब जैसे हम देखते हैं उसके बेसिस पर ऑटोमेटिकली सीलियरी मसल्स इसका एडजस्टमेंट कर देती हैं। अब वही बात ये डेफिनेशन के बाद देखिए आगे की बात क्या कह रहे हैं कि अब ये लेंस किस मटेरियल का बना हुआ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मटेरियल, मटेरियल ऑफ लेंस, कि लेंस किसका बना हुआ है, ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप मार्क करें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जी आगे की ये क्या बात कह रहे हैं, आगे की बात ये कह रहे हैं इट्स कर्वेचर,
कर्वेचर जो है इज मॉडिफाइड सम एक्सटेंट बाय सीलियरी मसल्स। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, इसकी कर्वेचर को, इसकी गोलाई। कर्वेचर का मतलब गोलाई, कर्वेचर का मतलब यहां पर क्या है, गोलाई। तो इसकी गोलाई को कौन मेंटेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है सीलियरी मसल्स। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इन द फोकल लेंथ। तो कर्वेचर में चेंज होगा तो सिंपल सीधी सी बात है, उसकी गोलाई में चेंज होगा, उसके तो फोकल लेंथ में चेंज होगा। अब देखिए उस चेंज का क्या फायदा है, ये आपको समझा रहे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, मसल्स मतलब सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स, लेंस बिकम्स थिन एंड दस फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और हम दूर का देखने के लिए बन गया हमारा लेंस। तो दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट। थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन वी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो किस तरीके से देखते हैं, सिंपल स्टेप, सीलियरी मसल्स गेट रिलैक्स्ड, दैट lens curvature become less, that become thin, lens become thin and focal length increases and we are able to see the distant objects। दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हम बन गए। अब ऐसे ही पास के लिए, when you are looking at the closer to the eye, ciliary muscles contract, contract होने की वजह से कर्वेचर गोलाई बढ़ जाएगी, लेंस थिक हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली फोकल लेंथ घट जाएगी और हम आसानी से नियर ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट। पॉइंट फोर कि हम पास का कैसे, दूर का कैसे देख सकते हैं। तो अलग अलग हमने पढ़ा, डेफिनेशन क्या है एकोमोडेशन की, लेंस किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, सीलियरी मसल्स क्या अलग क्या मॉडिफाई करती हैं, कर्वेचर मॉडिफाई करती हैं, कर्वेचर मॉडिफाइड होने की वजह से फोकल लेंथ में चेंज आता है। जब कर्वेचर ज्यादा होगी, गोलाई ज्यादा होगी, फोकल लेंथ आपकी बढ़ कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम पास के ऑब्जेक्ट्स, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे। जब फोकल लेंथ सीलियरी मसल्स आपका रिलैक्स करेंगी तो कर्वेचर कम हो जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम दूर का देख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया बच्चों, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत बार आ चुका है बच्चों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए ये कह रहे हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। एक निश्चित लिमिट है, उससे ज्यादा आई उस लेंस की डिक्रीज नहीं की जा सकती। तो हम कितना क्लोजर लेकर आते हैं उसी को ही हम मिनिमम डिस्टेंट कहते हैं, जहां तक हम पास, मैक्सिमम पास भी है और हम मैक्सिमम साफ साफ देख भी पा रहे हैं। तो यही चीज ये कह रहे हैं कि टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, बिल्कुल कंफर्टेबली का मतलब कि हमारी आंख पर जोर ना पड़े, और डिस्टिंक्टली बिल्कुल साफ साफ हम देख पा रहे हैं। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होल्ड करना है। इसे ही कहते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, that is named as least distance of distinct vision। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। दैट इज अ वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखें। देखिए यही आ गया, मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, आंख पर कोई जोर ना पड़े, इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखें। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई।
अगेन दैट इज अनदर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग पे रखना है। और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि नियर पॉइंट क्या होता है, ये होता है। अब किसी भी एडल्ट, यंग एडल्ट के लिए नॉर्मल विजन के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर हो गया। अनदर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ये तीन तरीके से हो सकता है, आपको डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या आप पूछ ले व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ द आई, या आप पूछ ले कि फॉर नॉर्म विद नॉर्मल विजन यंग एडल्ट के लिए नियर पॉइंट क्या होता है, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब दू नेक्स्ट आता है फारदेस्ट पॉइंट। ये तो हमने क्लोजेस्ट पॉइंट देख लिया, अब हम फारदेस्ट पॉइंट की बात करते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू which I can see the object clearly, that is named as the far point of the eye. Another value important point for board exam, that is named as far point of the eye. तो ये far point of the eye हुआ भैया, it is infinity for normal eye। तो ये अब यहां से आपके दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये इंफिनिटी वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए। तो फारदेस्ट नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर, और फारदेस्ट पॉइंट हो गया आपका नॉर्मल आई के लिए इंफिनिटी। तो सिंपल सी क्या हो गई रेंज। अब अगला पॉइंट आ गया, रेंज क्या हुई, तो हमारी नॉर्मल आई की रेंज हुई 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच में। तो हम 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच में नॉर्मल आई हमारी बेहतरीन देख सकती है, आराम से देख सकती है, और इसी को ही हम आई रेंज कह सकते हैं नॉर्मल आई की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया। पहले हमने पता किया कि व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ आई, और उसके बाद फिर हमने इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब यहाँ पर एक डिफेक्ट की बात हो रही है, आई डिफेक्ट की, जिसे हम कहते हैं मोतिया बिंद या सफेद मोतिया। क्योंकि मोतिया दो तरीके का होता है, एक काला मोतिया और एक सफेद मोतिया। तो जो आपका कैटरैक्ट कैटरैक्ट है, ये आपका साधारण भाषा में कहा जाता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। और इस मोतियाबिंद को, कैटरैक्ट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया कैटरैक्ट ही, और एक हो गया आपका ग्लूकोमा। ये होता है सफेद मोतिया, और इसे कहते हैं काला मोतिया। तो यहाँ पर हम मोतियाबिंद सफेद वाला आपके सिलेबस में उसकी बात कर रहे हैं कि जब क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल ओल्ड एज, ज्यादातर ओल्ड एज में होता है। किसी किसी के अंदर जल्दी अगर हो रहा है तो उसका मतलब या तो उसको बीपी है या उसको शुगर है, तब उस बेसिस पर भी ये जल्दी हो जाता है। बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, यानी कि उसकी जो ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है, क्रिस्टलाइन नेचर खत्म हो जाती है, जो भी आपने पढ़ा था ऊपर। इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है इसका तरीका, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है इससे, ये इसका कॉन्सिक्वेंस हो गया। अब इसका बचाव क्या है, रिस्टोर करने के लिए कैटरेक्ट सर्जरी होती है। ये मिल्की या क्लाउडी लेंस को निकाल दिया जाता है और नया लेंस लगा दिया जाता है। आपने बहुत सारे आंखों के डॉक्टर, जिन्हें हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके क्लिनिक पर लिखा हुआ होगा फैको टेक्निक से ऐसा किया जाता है। तो वो एक तरीका है, एक आपका एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू ऐसा किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा पढ़ा, एकोमोडेशन, आई रेंज, फार पॉइंट, नियर पॉइंट, सब बड़े इंपॉर्टेंट। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स दे सकता है। अब यही अलग अलग तरीके से आपको अपने पोर्शंस को अलग करना है, उनको बार बार लिख कर देखना है, और आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन डू इजीली। तो भाई हमें डेप्थ को समझना है, डेप्थ समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है आई के डिफेक्ट्स की, कि आंखों में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं।
देखिए जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आता ही आता है, इसको आप ना नहीं कह सकते। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इसीलिए उसी हिसाब से हमें इनके ऊपर पूरी तरीके से इनको हावी होकर इनको समझना है और इनको अपने दिमाग में रखना है। देखिए बच्चों, अब सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया, जिसे हम इस मायोपिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो मायोपिया में हम पास का तो साफ देखते हैं, साफ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, बट दूर का जो है वो ब्लर हो जाता है। इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस, नियर का मतलब पास का साफ देख रहा है और दूर का उसको ब्लर दिखाई दे रहा है। तो यही इसकी डेफिनेशन हो गई। देखिए यहां दिया हुआ इन्होंने, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। सो दैट इज द डेफिनेशन जिसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन बनता है, और दैट इज फर्स्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज एग्जैक्टली मायोपिया। तो मायोपिया में पास का व्यक्ति साफ साफ देखता है और दूर का उसे नहीं दिखाई देता, क्लियरली दिखाई नहीं दे, ऐसा नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, उसको डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये ज्यादातर जितने भी बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, वो उस एज में जो भी चश्मे शुरुआत में लग रहे हैं, जिनको भी स्पेक्टिकल्स लग रहे हैं, ये जैसे मेरे भी लगा हुआ है स्पेक्टिकल, तो उसको हम कहते हैं मायोपियाई। वो जनरली मायोपियाई होता है, दूर की नजर हमारी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बेहतर ढंग से दूर का दिखाई नहीं देता, लेकिन पास का हम बेहतर देख पा रहे हैं। अब इसका मेन रीजन क्या हुआ, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर इंफिनिटी। तो जो फार पॉइंट नॉर्मल आई का इंफिनिटी होता है, वो उससे पहले हो जाता है। दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फॉर दिस मायोपिया, जो कि आपसे एग्जाम में के व्हाट चेंज वी ऑब्जर्व रिगार्डिंग फार पॉइंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए जी, सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, के एक निश्चित डिस्टेंस तक, इंफिनिटी तक नहीं, उससे पहले तक देख पाएगा, उससे दूर का वो नहीं देख पाएगा। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 हो गया, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में रखना है। In a myopic eye, the image of a distant object is formed in front of retina. अब क्योंकि वो इंफिनिटी से पहले हो गया, इसलिए जो डिफेक्टेड आई है उसमें आप देख रहे हैं इमेज कहाँ बन गई, ये रेटिना दिखा रखा है आपको, और इमेज रेटिना से पहले बन गई, बिफोर रेटिना। ठीक है जी, तो इसमें फार पॉइंट पहले हो गया इंफिनिटी से, यानी कि वो कुछ इंफिनिटी से पहले तक कुछ डिस्टेंस तक देख पाएगा क्लियरली, और इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट फोर ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच। नेक्स्ट देखिए जी, फिर उसके बाद अब नॉट रेटिना इटसेल्फ, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका कारण क्या है, ड्यू टू कॉज, जो बहुत आते हैं एग्जाम में, कॉज क्या है। कॉज पहला ये है कि भैया एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की कर्वेचर ज्यादा हो गई, गोलाई ज्यादा हो गई, पहला। दूसरा, आई बॉल लंबी हो गई। आई बॉल जो है, मान लीजिए ये नॉर्मल गोलाई थी, आई बॉल इस तरीके से पीछे की तरफ फैल गई। तो दो इसके रीजन हो गए। अब भैया बात आती है कि ये फिर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया पांचवा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। यही सारी चीजें आपको अलग सेपरेट करके लिखनी है, मल्टीपल टाइम इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनको लिख लिख कर समझना है। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन इससे आउट ऑफ नहीं हो सकता। यही वो अब आपको और
कोई कहानी बनाकर थोड़ा इधर उधर से जोड़कर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बढ़ा दी गई है बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ध्यान से आप क्वेश्चन को अगर तरीके से पढ़ेंगे तो नो डाउट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। कोई बड़ी चीज नहीं है ऐसी कि जो हम ना कर पाए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस हम लगा देते हैं तो वो वापस जो इमेज पहले बन रही है वो रेटिना के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो ये देखिए आपको फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्म मायोपिक आई है। ये मायोपिक आई का फार पॉइंट है, एक्चुअली उसका फार पॉइंट होना चाहिए था ये, लेकिन अब उसका पहले हो गया। ठीक है जी, ये मायोपिक आई का आपको फार पॉइंट दिखा रखा है। अब ये दूसरा दिखा रखा है इसके अंदर के मायोपिक आई में आपका रेटिना से पहले इमेज बन रही है, फिर ये करेक्शन दिखा रखा है। तो ये आप बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे। तो ये तीनों डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको किसी भी बेसिस पर इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, अब पावर सबकी अलग अलग होगी क्योंकि का सबका जो फार पॉइंट होगा मायोपिक आई के लिए वो अलग अलग होगा, सबका सेम तो हो नहीं सकता। तो इसलिए सबका लेंस जो है वो अलग अलग होगा कॉनकेव लेंस, और वो इमेज को वापस रेटिना की तरफ ले जाएगा, रेटिना पर ही बना देगा, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 6। तो अब आप देख सकते हैं, और ये डायग्राम्स हो गए इसके वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 7। इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अलग अलग हेडिंग वाइज लिखें। और भाई पहले लिखें डेफिनेशन, दूसरे लिखें कि भाई फार पॉइंट में क्या चेंजेस आए, तीसरे पॉइंट में कि इमेज जो है रेटिना से पहले बन रही है, और फिर आप लिखें कि जी इसका रीजन क्या है, फिर आप इसका करेक्शन लिखें, फिर आप इसके डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करें, समझें। इस तरीके से पार्ट में करने से ना हमारा काम इजी हो गया और हमारी डेप्थ बढ़ गई, हमने एक एक चीज को बड़े ध्यान से उसको अप्रोच किया। अब नेक्स्ट आपका डिफेक्ट आता है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन आल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट उल्टा है, इसमें आपका दूर का साफ दिखाई देगा और पास का नहीं दिखने का है। तो अब आज की तारीख में मोबाइल का यूज करने की वजह से ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बन रही है। तो इसी तरीके का एक इफेक्टफुल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो जो कि आपको अपने को रिलेट भी करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए इसको इसलिए फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस यानी कि दूर का साफ दिखेगा लेकिन पास का ब्लर दिखाई देगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो ये इसका हो गया वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, जिसको हमें ध्यान में रखना है, इसका अदर नेम फार साइटेडनेस। दूसरा, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी distant object clearly but cannot see the near object, that is value important point 2। और ये आपको इसकी डेफिनेशन हो गई, ये आपका डेफिनेशन हो गई जी इसकी, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब वहां फार पॉइंट की बात करी थी क्योंकि उसे दूर का साफ नहीं दिख रहा था, यहाँ पास का साफ नहीं दिख रहा, तो भाई नियर पॉइंट की बात करेंगे। तो नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। वहां पर इंफिनिटी से पास हो गया, यहाँ 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया। तो दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 3। नेक्स्ट देखिए जी, सच अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। उसे कंफर्ट जो है 25 सेंटीमीटर पर कंफर्ट नहीं मिलता, उल्टा उसकी आंख पर जोर पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उसको दूर रहकर पड़ता है क्योंकि उसका पास का पॉइंट दूर हो गया, उसका डिफेक्ट हो गया ये, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये फिर आपका वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये क्या कह रहे हैं, दिस इज बिकॉज लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस एट ए पॉइंट बिहाइंड रेटिना। अब जो रेटिना, सेम वही हेडिंग बनानी है जो हमने पिछले वाले में करी थी कि अब जो
रेज हैं वो रेटिना के पीछे बन रही हैं। आप देख रहे हैं एक्चुअल ये है नॉर्मल, नॉर्मल ये है, ये यहां से नॉर्मल है 25 सेंटी, सॉरी, नॉर्मल ये है 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन ये हो गया उसका डिफेक्ट, ये डिफेक्ट हो गया। अब उसको मोर देन 25 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर पर उसका नियर पॉइंट हो गया, नियर पॉइंट। तो ये आपको दिखा रहे हैं पहले के डिफेक्ट की वजह। अब जिसकी वजह से उसका जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनने लगी, इमेज बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना। यही तो बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझनी है। अब तह में जाकर नहीं समझेंगे तो भैया आंसर नहीं दे पाएंगे, क्वेश्चन बड़ा, पेपर बड़ा स्मार्ट होता चला जा रहा है। उसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजीज को भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा। आप अगर स्मार्ट नहीं बनेंगे तो भाई आप रेस में पीछे रह जाएंगे। तो ये फिर आपका एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया भैया पांचवा, जो कि आपको समझना है कैसे चेंजेस आया, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए जी अब, कि इसके डिफेक्ट अराइज क्यों होता है भाई। वहां पर फोकल लेंथ घटी थी, यहाँ पर फोकल लेंथ बढ़ गई, पहला कर्वेचर जो है वो कम हो गई, वहां गोलाई बढ़ी थी, यहाँ गोलाई घटी है, इस चीज में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और लेंस आई बॉल छोट मतलब सिकुड़ गई, वहां पर फैली थी आई बॉल, यहां पर सिकुड़ गई। तो ये अगेन वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 हो गया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 2024, और ये पूरे डायग्राम वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 8 2024। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग हेडिंग्स में रखें और आसानी से इसको आप समझें, बार बार लिखें, क्योंकि इनमें से मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। These are very, very important potential questions for board exam from this chapter. नेक्स्ट इज, अब यहां पर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। और ये बड़े यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन भी रहती है। अब यहाँ पर हम इसको एक अलग डायमेंशन से समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें जरूर कंफ्यूजन में गलती करके आते हैं। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए जी, प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि उम्र के साथ साथ सीलियरी मसल्स जो हैं हमारी, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पावर ऑफ एकोमोडेशन के अंदर डिक्रीमेंट आ जाता है, कमी आ जाती है। इस ओल्ड एज डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, प्रेस बायोपिया नाम देते हैं। देखिए, फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस अवे, ज्यादातर नियर पॉइंट, यानी कि ये भी उसी तरीके से पास का बेहतर नहीं दिखेगा, लेकिन ये एज फैक्टर है। मान लीजिए आप देखो, जनरली 40 साल तक की उम्र से पहले पहले ज्यादातर जो देखा गया है वो आपका फार पॉइंट ही कमजोर होता है, यानी कि दूर के देखने में ही दिक्कत होती है, तो लोगों को मायोपिया ज्यादा होता है। लेकिन अबव 40 आप मायोपिया के भी शिकार हो सकते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के भी हो सकते हैं। लेकिन बिलो अबव 50 और 60, तो ये आपका इस अराउंड, अगर आपकी पास की नजर कमजोर हो रही है तो उसका जरूरी नहीं है कि कारण आपका हाइपरमेट्रोपिया हो, उसका प्रेस बायोपिया भी हो सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो गई कि दोनों में ही पास का देखने में दिक्कत होती है, लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग है। हाइपरमेट्रोपिया में हमने अभी पढ़ा कि जो कर्वेचर है वो आई बॉल जो है शॉर्ट हो जाती है और कर्वेचर लॉन्ग हो जाती है। लेकिन यहां पर सीलियरी मसल्स की वीकनिंग है। देखिए, दिस डिफेक्ट जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं, इट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। दो दो चीजें हैं, ये इसका रीजन है। तो रीजन में एक दूसरे से अलग है, और ये ही हमारा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू या किसी भी क्वेश्चन के लिए जो आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया वाला लिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पोटेंशियली दिमाग में रखना है, इसको फ्रेमवर्क में बनाकर के भाई इसका रीजन है
आपका फ्लेक्सिबिलिटी डिमिनिश हो जाना लेंस की, और दूसरा आई सीलियरी मसल्स का वीक हो जाना। ये इसके दो रीजन है। वहां उसके दो रीजन है कि आई बॉल जो है आपकी टू लॉन्ग हो गई, ठीक है, मतलब सॉरी टू शॉर्ट हो गई, और दूसरा कर्वेचर गोलाई ज्यादा बढ़ गई। तो बिल्कुल अलग अलग रीजन है, वही आपको दिमाग में रखने हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। जो आप सिमिलैरिटी क्या, दोनों में ही पास का दिखने में दिक्कत होती है, ये बात तय है। तो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी समझ में आ गए। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है जो अक्सर बच्चों को रहता है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जी, समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब ये इसके साथ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मायो आपका वीकनिंग ऑफ ये प्रेस बायोपिया है उससे दोनों ही दिक्कत हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं कि दो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन को मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, तो उसको बाईफोकल लेंस यूज करा जाता है। आपने अपने दादाजी दादी जी या अपने क्लास में टीचर्स को आपने देखा होगा कि ऐसे लेंस उनका होता है, और सॉरी लेंस जो उनका होता है, ये एक लेंस, ये उनका चश्मा हो गया, और उस चश्मे में आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक सेक्शन बना हुआ होता है नीचे की तरफ ऐसे गोल। तो उसमें दो अलग अलग लेंस होते हैं, ऊपर कॉनकेव होता है और नीचे कॉन्वेक्स होता है। तो ये तो आपका हो गया हाइपरमेट्रोपिया के लिए, और ये हो गया मायोपिया के लिए। तो इनको बाईफोकल लेंसेज कहते हैं। दीज आर बाईफोकल लेंसेज। ध्यान से आप आज अपने दादाजी या दादी जी को या किसी भी अपने ताऊ जी को, बड़े को देखिएगा जिनकी एज 50+ है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके की लेंसेज आपको उनके अंदर मिलेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है, इसको मिसकंसेप्शन ना बनाएं कि प्रेस बायोपिया की वजह से दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है किसी को पहले से ही मायोपिया था, लेकिन और एज घटते घटते जैसे ये 50 के आसपास पहुंचे या 40+ में पहुंचे, वो 45+ में, तो उनको हाइपरमेट्रोपिया की भी प्रॉब्लम हो गई, या उनको एज की वजह से प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम हो गई। तो प्रेस बायोपिया में भी ज्यादातर आपका पास का दिखने में दिक्कत ज्यादा महसूस होती है बजाय मायोपिया के। तो इस चीज को ध्यान में रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्पेशली दिया हुआ है इन्होंने कि अपर पोर्शन कॉनकेव और उसका जो लोअर पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स होता है नियर विजन के लिए। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम, जो आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल मार्क्स दे सकता है। तो बच्चों अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने आई की स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट, स्ट्रक्चरल फीचर्स, उसके फंक्शन, सभी तरीके की चीजों को हमने बड़े अच्छे ढंग से देखा। फिर हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन को समझा। फिर हमने डिफेक्ट्स, तीन जो आपके सिलेबस में चार हो गए, कैटरेक्ट भी पढ़ा है बेटा हमने। कैटरेक्ट हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और आपका प्रेस बायोपिया हो गया। अब देखिए बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आपको भी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। देखिए व्हाट इज मेंट बाय, आपको स्पेशली मैंने डेफिनेशन मार्क कराई थी कि आपका आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ के अंदर चेंज करना, उसको कंट्रोल करना, मॉडिफाई करना, उसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो वो सेम ही दिया हुआ है इन्होंने। अ पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस और प्रॉपर विजन। तो आप पढ़ाई है, क्या लेंगे हम इसमें, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव। तो वो कॉनकेव आपको आंसर लिखना है, ठीक है जी। व्हाट इज फार पॉइंट, तो फार पॉइंट आप जानते हैं इन्फिनिटी, ठीक है जी। और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर विद नॉर्मल विजन, तो यही आपको लिखना है। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट। सिंपल सी बात है, मायोपिया, दूर का नहीं दिख रहा उसे। और सफरिंग फ्रॉम, व्हाट कैन बी करेक्टेड, करेक्टेड कॉनकेव लेंस उसको लगाना पड़ेगा, उसको चश्मा पहनना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल वही लॉजिकल चीजें जो हमने पढ़ी हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनका आंसर आपको इफेक्टिवली देना है।
देखो भाई, अब यहाँ पर एक बड़ी नॉलेजेबल चीज दी हुई है जो आपको बड़े दिमाग में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमारी आई के साथ भगवान ने हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, ये भी बड़ा समझने की बहुत सख्त जरूरत है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नॉलेज के लिए। आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं है, लेकिन अब आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बोर्ड में इसको दिया हुआ है, तो इसके बारे में पूछ सकता है वो, उसकी इसकी जानकारी दी हुई है। लेकिन पूछा इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में इसको कराया ही नहीं जाता। लेकिन हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको नॉलेज के तौर पर देख रहे हैं। हम नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें पता होगा तो हम लिख भी सकते हैं, क्या दिक्कत है इसके अंदर। देखिए जी, हमें ह्यूमन ह्यूमन आई के पास दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। टू इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर ह्यूमन आई, एंड फर्स्ट इज स्टीरियोस्कोपिक विजन, और दूसरा बाइनोकुलर विजन। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमें बाय बर्थ भगवान ने दी हैं, हमें नेचर से मिली है। और वो क्या है और इनका क्या मीनिंग है, इस बात को समझिए। देखिए, जो स्टीरियोस्कोपिक विजन है इसको समझिए। हमारी दो आंखें हैं, अब हम किसी को भी देख रहे हैं, इमेज उसकी एक दिखाई देती है, जबकि दोनों आंखों पर अलग अलग बनी है, और वो भी रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। ये दो इमेज बन गई हमारी दो आंखों। तो जैसे ये ऑप्टिक नर्व से विजुअल एरिया में भेजी जाएंगी, तो वहां आपको मैंने शुरुआत में बताया था, इंटरप्रिटेड, ब्रेन इंटरप्रिटेट्स। तो इंटरप्रिटेशन में यही है कि पहले ही इन दोनों को वो ओवरलैप कर देता है ब्रेन, और फिर इनको सीधा कर देता है, और जिसकी वजह से हमें केवल एक इमेज दिखाई देती है, और जिसको हम कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। बाइनोकुलर, हमारी फ्रंट आईज हैं, हम हर चीज को दोनों आंखों से देखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मंकीज को छोड़ दें, गोरिल्ला एप्स को छोड़ दें, और ह्यूमन को छोड़ दें, मैमल्स में इन तीन कैटेगरीज को अगर आप छोड़ दें, तो बाकी सबकी साइड आईज होती हैं, वो एक आंख से एक तरफ का देख पाते हैं। तो दोनों आंख से एक साथ देखना, उसको हम कहते हैं बाइनोकुलर। इसीलिए दूरबीन, बाइनोकुलर आपने सुना होगा, वो इसी बेसिस पर इसका नाम दिया गया है। वही सारी चीजें आपको इसके अंदर दी गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा डोनेशन, आई डोनेशन के बारे में भी यहाँ बता रखा है बेटा। आई डोनेशन के लिए भी ये भी एक नॉलेजेबल चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। कॉर्निया डोनेट होती है केवल, जो मोस्ट कॉमन डोनेशन होता है, इस कॉर्निया पार्ट को निकाला जाता है। और उस कॉर्निया पार्ट को, अगर हम किसी की कॉर्निया डिफेक्टेड है, मैक्सिमम आई डिफेक्ट जो है वो कॉर्निया की वजह से होता है। अगर इसके अलावा है तो उस डिफेक्ट का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसकी आंखों के अंदर कोई हम डोनेशन से भी फायदा नहीं कर सकते। लेकिन किसी की कॉर्निया डैमेज है और उसकी कॉर्निया बदलकर उसकी आंख वो देख सकता है, जीवन में वापस उसके रोशनी आ सकती है, उसके वो देख सकता है चीजों को। तो वो आई डोनेशन में कॉर्निया केवल निकाला जाता है। लगभग 40 घंटे तक, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके 40 मरने के 40 आवर्स तक इस आई के डोनेशन, वो आई जो उसने डोनेट की हुई है उसको लिया जा सकता है। अब एम्स ने एक और टेक्निक भी बना ली है कि एक कॉर्निया से वो 3 लेयर अलग अलग कर लेते हैं, और एक आई जिसने डोनेट की अपनी एक कॉर्निया से 3 लोगों को रोशनी मिल सकती है। तो ये अभी रिसेंट ईयर्स में एम्स ने ये नया डेवलपमेंट किया था बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी फिर भी ये एक आपको नॉलेजेबल क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर इस पर क्वेश्चन पूछा गया तो 1 मार्क का, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है, लेकिन बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसको आप हल्के में ना ले, क्योंकि अब इस तरीके की चीजें खूब पूछी जा रही हैं। तो इसलिए आप इन बातों पर भी ध्यान में रखें। देखिए, वही चीज यहाँ पर दी हुई है कि डू यू नो दैट आवर आईज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ, बाय डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ब्लाइंड पर्सन। वो ब्लाइंड पर्सन किस बेसिस पर? केवल जिनकी कॉर्निया डैमेज है। इसके अलावा में हम जनरली इस चीज में कम मदद कर पाएंगे। About 35 million people in the developing world are blind and most of them can be cured.
तो मोस्ट ऑफ देम, देखो इसीलिए कहा है इन्होंने 4.5 मिलियन पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, देखो आ गया ना वर्ड कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आई, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो अब out of these 4.5 million, 60% are children below age of 12. So if we have got the gift of vision, why not pass it to somebody who does not have it? So what do we keep to माइंड, क्या रखना है? देखिए, आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप, कोई भी सेक्स का हो सकता है, मेल फीमेल, पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट कैन स्टिल डोनेट द आई। अब यही एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं बच्चों, जो पूछे जा सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज कैन आल्सो डोनेट आई। तो ये बड़ा पोटेंशियल एमसीक्यू का सोर्स बन जाता है। यही एक एक नंबर डिसाइडिंग हो जाते हैं। एक नंबर में भी ये एमसीक्यू आ गया तो वहीं आपको पता है तो आप क्रॉस कर जाएंगे, अदरवाइज यू विल बी ऑन 99। तो इसीलिए हमें इनकी वैल्यू को समझना है, बात को ध्यान में रखना है। देखिए, आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर्स आफ्टर डेथ, हो जानी चाहिए, 40 आवर्स तक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जल्दी ही इसको रिकवर कर लिया जाता है। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली, द आई बैंक टीम विल रिमूव द आई एट होम of the decreased or at hospital. Eye removal takes only 10 to 15 minutes. It is simple process and does not lead to any disfigurement. उस मतलब जो मर गया है व्यक्ति उसको कोई खास नुकसान नहीं होता है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। पर्सन्स हु वर इन्फेक्टेड विद or died due to AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute leukemia, tetanus, cholera, meningitis और कैन नॉट डोनेट आई। एक वो किससे ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। आई बैंक कलेक्ट्स, इवेल्युएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द डोनेटेड आईज। ऑल आईज डोनेटेड आर इवेल्युएटेड यूजिंग strict medical standards. Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical examination or education. So the identities of the both the donor and the recipient remain confidential. One pair of eye gives vision to up to 4 corneal blind people। देख रहे हैं आप? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक हिस्सा, एक पार्ट इसका कंप्लीट किया बच्चों इस वन शॉट में। तो आप इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं साथ के साथ, और इसको फ्यूचर के लिए सेव करें और मल्टीपल प्रैक्टिस करें ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से इसके साथ डील कर पाए। इसी तरीके से जुड़े रहिए, साइंस को वीजे के साथ आसान बनाते रहिए और अपने लिए स्कोर करने का रास्ता बढ़ाते रहिए। और भूल ना जाइएगा, हम लाइव सेशंस के साथ भी आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं बच्चों। तो बिल्कुल स्टे कनेक्टेड, हंसते खेलते आराम से मजे के साथ अपने सब्जेक्ट्स को एक्सपर्ट्स के साथ आसान बनाइए और बेहतर ढंग से आगे बढ़ने के लिए अपना पाथवे तैयार कीजिए। तो मेंटोर जी आपके हर तरीके के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो स्टे कनेक्टेड एंड रिवाइज योर टॉपिक्स एट योर बेस्ट।